नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल लर्नप्लेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतीश धर द्विवेदी फिर से आप सबके साथ उपस्थित हूँ आज अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें UPTET 2021 से संबंधित आपको महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आज पढ़ाया जाएगा, जिसमें आज हम लोग उच्चारण स्थान, जो वर्णों के उच्चारण स्थान हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देरी ना करते हुए आइए चलते हैं अपने प्रकरण पे, वर्णों के उच्चारण स्थान। तो वर्णों के उच्चारण स्थान, देखिए साथियों, वैसे तो वर्णों के उच्चारण स्थान याद करना लोगों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन आज हम आप लोगों को ऐसे 9 सूत्र बताएंगे जिनको पढ़ने के बाद आप लोग पूरी ज़िंदगी के लिए आपको ये वर्णों के जो है उच्चारण स्थान वो याद हो जाएंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। आप उसे चाहे ट्रिक समझ लीजिए और चाहे उसको आप सूत्र समझ लीजिए। उन 9 सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि उच्चारण स्थान तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं। आइए देखते हैं उन हम 9 सूत्रों को, जिसमें पहला सूत्र है हमारा, पहला सूत्र है आपका अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। ठीक है। दूसरा सूत्र है आपका इचु यसानाम तालुः। ठीक है, पहले हम सूत्रों को लिख लेते हैं और उसके बाद समझने का प्रयास करेंगे कि इस सूत्र की सहायता से हम कैसे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जान सकते हैं। तो सूत्रों को एक बार लिख लिया जाए, फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा सूत्र आपका बनता है ऋटुर साणाम मूर्धा। ठीक है। चौथा सूत्र आपका बन जाता है लृतुल सानाम दंतः। पांचवा सूत्र आपका बन जाता है उपुपध्यमानीया नाम उपुपध्यमानीया नाम ओष्ठौ। ठीक है। छठा सूत्र बन जाता है इयम गणना नाम नासिका। ठीक है। तो सातवां सूत्र हमारा बन जाता है वकारौ दंतोष्ठौ। आठवां सूत्र आपका बनता है एदैतोः कंठतालुः। एदैतोः कंठतालुः। ठीक है। और नवां सूत्र हमारा आपका बनता है ओदौतोः कंठोष्ठौ। तो ये तो साथियों हमारे 9 सूत्र हुए, जिन सूत्रों से हम जानेंगे कि उच्चारण स्थान किस वर्ण का क्या होता है और वह स्थान कौन सा होता है। तो सबसे पहला सूत्र हम लोग देखते हैं, लिखा है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। ठीक है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अब यहाँ से हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। तो आइए देखते हैं इसके लिए कि कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। तो इसमें सबसे पहले आ है। आ का मतलब, आ तो हम आप जानते ही हैं, इसी में आपका ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ आता है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है?
कंठ से। सूत्र में आगे हम लोग बढ़ते हैं। कु लिखा है, कु। कु का मतलब होता है क वर्ग। कु का मतलब होता है क वर्ग। अब क वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो क वर्ग में आपका आता है का, खा, गा, घा, अंगा। हालांकि जो अंगा होता है ये अभी हम आप लोग आगे पढ़ेंगे कि नासिका से इसका उच्चारण होता है, लेकिन जब बात आएगी कि क वर्ग की, तो क वर्ग में ये पांचों अक्षर आपके पांचों वर्ण आते हैं। इसी प्रकार से आपके च वर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, इया। ठीक है, च वर्ग में आपका च, छ, ज, झ, इया आएगा। इसी तरह से जब ट वर्ग की बात आएगी तो टा, ठा, डा, ढा, अड़ा आएगा। ता वर्ग की बात आएगी तो ता, था, दा, धा, ना आएगा। प वर्ग की बात आएगी तो पा, फा, बा, भा, मा आएगा। ठीक, तो क वर्ग का मतलब समझ में आ गया। क, ख, ग, घ, अंगा, ये जो पांच वर्ण हैं इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो रहा है? कंठ से। अब आगे बढ़ते हैं। आ हो गया, कु हो गया, हा आ गया आपका। हा तो हम लोग जानते ही हा कौन सा वर्ण होता है? हा। हा का उच्चारण भी कहाँ से होता है? कंठ से होता है। फिर विसर्ज, विसर्ज का मतलब विसर्ग होता है। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण भी हा होता है, तो इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। तो आ हो गया, आ का मतलब छोटा आ माने ह्रस्व आ और दीर्घ आ। कु हो गया, कु का मतलब का वर्ग के वर्ण, का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा। हा का मतलब हा और विसर्ज का मतलब ये विसर्ग। आनिया नाम माने आते हैं या बोले जाते हैं कहाँ से? कंठ से। तो ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ से। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ण जो हैं वो कंठ से बोले जाते हैं? ह्रस्व आ, दीर्घ आ, क वर्ग के वर्ण, हा और विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। इचु यसा नाम तालुहु। ठीक है, इचु यसा नाम तालुहु। अब ई से ह्रस्व ई और दीर्घ ई हो गई आपकी। ठीक है, चू से आपका हो गया च वर्ग। ठीक है, अब च वर्ग में हमने पहले ही चर्चा कर ली कि च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो च, छ, ज, झ और इया, ये पांच वर्ण जो हैं वो च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। एक वर्ग में पांच वर्ण होते हैं। तो चू हो गया आपका। फिर या आ गया, या इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। फिर आपका ये सा आ गया, श, स। इस सा को हम कौन सा सा बोलते हैं? तालव्य सा। और ये जितने वर्ण हैं ये कैसे वर्ण हैं? तालव्य वर्ण हैं, क्योंकि इनका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है, इसलिए इनको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। तो सा ये कहाँ से आते हैं? तालु से। ठीक है, तो तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तालु से। तालु से आपकी ह्रस्व ई हो गई, दीर्घ ई हो गई, च वर्ग के अक्षर हो गए माने च, छ, ज, झ और या हो गया, या हो गया और ये स हो गया। इसीलिए इस स को हम तालव्य सा कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि कंठ, तो हम लोग जानते हैं कंठ क्या है? कंठ माने गला होता है, यहाँ से उच्चारण होता है इन वर्णों का। अब तालु क्या चीज होती है? तालु के बारे में भी हम लोग समझ लें। तो तालु हमारी जीभ के जो नीचे का हिस्सा होता है उसे हम तालु कहते हैं। जैसे आप चा बोलिए, चा, तो जीभ नीचे की ओर स्पर्श करती है। ठीक है, तो उच्चारण स्थान, जीभ जिन स्थानों को स्पर्श करे, वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के जिन भागों का स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, उच्चारण करते समय, वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी रसना जो है, हमारी जीभ जो है, ये हमारे मुख के जिस भाग का स्पर्श करती है उसी भाग को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। तो अ बोलने में हमारी जीभ जो है ये सीधे कंठ के संपर्क में रहती है बस, इसलिए इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उसी तरह से जब हम ई
बोलेंगे, च छ ज बोलेंगे, या बोलेंगे और सा बोलेंगे, तो हमारी जीभ जो है, जीभ के नीचे के हिस्से को स्पर्श करती है, जिस हिस्से को हम तालु कहते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु हो गया। ठीक है, तो इचु यसानाम तालुहु, ई का मतलब ह्रस्व ई और दीर्घ ई, चू का मतलब चवर्ग के वर्ण, या और सा, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए इन सभी वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं, इन सभी वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगले सूत्र की चर्चा कर लें हम लोग। तो अगला सूत्र जो हमारा है वो है ऋटुरसाणाम मूर्धा। अब कौन कौन से वर्ण जो हैं वो मूर्धा से बोले जाते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मूर्धा किसे कहते हैं। ठीक है, तो मूर्धा कहते हैं जीभ के ऊपर जो हिस्सा है, ये जीभ के ऊपर का जो भाग है उसी को मूर्धा कहते हैं। देखिए हम उच्चारण करेंगे टा, टा, जीभ को अगर आप उंगली से ऐसे पकड़ लीजिए तो आप टा का उच्चारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जीभ जब तक ऊपर नहीं छुएगी तब तक ये जितने वर्ण हैं वो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ही मूर्धा होता है। जीभ जब तक मूर्धा को नहीं स्पर्श करेगी तब तक इन वर्णों का उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण हैं जो उच्चरित होते हैं, बोले जाते हैं। सबसे पहले उसमें है आपका री। री तो जानते ही होंगे ना, ऋषि वाली री की मात्रा, तो इसमें आपका री हो गया। टू, देखिए कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, उसी प्रकार से टू का मतलब ट वर्ग। और ट वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो ट ठ ड ढ अड़ा। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, तो एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। आपसे पूछा जाए ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा आता है। विकल्प भी दे सकता है कि ड किस वर्ग के अंतर्गत आता है, ड से डमरू किस वर्ग के अंतर्गत आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, तो क्या बताएंगे, ट वर्ग के अंतर्गत आता है। तो री का मतलब री हो गया, टू का मतलब ट वर्ग के वर्ण हो गए, रा का मतलब रा होता ही है आपका। ठीक है, और सा का मतलब ये वाला सा हो गया। ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, मूर्धा से। मूर्धा क्या होता है, जीभ के ऊपर का जो भाग है, ऊपरी हिस्सा जो ऊपर का है वो मूर्धा है, जीभ के ऊपर जो है वो मूर्धा है। तो री, ऋटुर, री का मतलब री, टू का मतलब ट वर्ग के अक्षर, र का मतलब र, और सा का मतलब सा। इसीलिए इस सा को हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य सा। और इन सभी वर्णों को हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा क्या है, जीभ के ऊपर जो हिस्सा है मुख का वो मूर्धा है। तो री, टूर, साणाम मूर्धा। री टा वर्ग के वर्ण, रा और सा, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर हम आ जाते हैं अगले सूत्र के ऊपर, लृतुलशानाम दंतः। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन वर्णों का उच्चारण दांत की सहायता से होता है। दांत तो जान नहीं रहे हैं, इसके बारे में तो बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, दांत, दंत। तो आइए देखते हैं इसमें लरी, ये आपका सिर्फ संस्कृत में होता है, अगर हिंदी भाषा में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लरी आएगा ही नहीं, उसका कोई उपयोग ही नहीं होता है। और फिर तू है, अभी जैसे हम लोग पढ़ते चले आए, कु का मतलब क वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, उसी प्रकार से तू का मतलब त वर्ग। अब त वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे, तो त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये क्रमानुसार है, इसलिए आपको याद करने के बाद क्रम की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, एकदम क्रम से है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इसी प्रकार से सा का भी क्रम मिला हुआ है, ये तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। इसी प्रकार हमारी वर्णमाला में भी इनका क्रम है, तो इससे कोई विशेष दिक्कत होने वाली नहीं है। इसी तरह से आपको या, रा और ला का भी क्रम मिल जाता है, जो कि हमारी वर्णमाला में क्रम है। तो देखते हैं, लरितुल, लरी हो गया आपका, तू का मतलब ता वर्ग हो गया। ठीक है, ल का मतलब ल हो गया। ठीक है,
और ये सा हो गया, इसीलिए इस सा को हम क्या कहते हैं, इस सा को हम कहते हैं दंती सा। और इन सभी वर्णों को हम क्या कहते हैं, दंत्य वर्ण कहते हैं, क्योंकि इन सभी का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, दंत से हो रहा है, दांत की सहायता से हो रहा है। जीभ दांत को छू रही है, देखिए ता था, तो जीभ हमारी क्या कर रही है, वो दांत को स्पर्श कर रही है, इसलिए इन सभी का उच्चारण स्थान दंत होता है। तो कौन कौन से हो गए, लरी ता वर्ग के अक्षर ल और सा। ठीक है, सा के क्रम में ही सबसे ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है कि कौन सा सा किसमें है। तो आप अगर सूत्र याद है तो जो सा का क्रम वर्णमाला में है वही क्रम इसमें भी है, या रा ला का जो क्रम वर्णमाला में है वही क्रम इसमें है, तो इससे कोई समस्या आने वाली नहीं है। एक बार अगर ध्यान से देख लेते हैं तब अगला सूत्र आपका बनता है उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ। अब ओष्ठ की सहायता से, ओष्ठौ क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों ओष्ठ है ना, दो हो गए। तो उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ, कौन कौन से वर्ण ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, तो इसमें केवल उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ, ये जो पद हैं, ये जो वर्ण हैं, ये आते हैं कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। उ और पु, इसमें प्रमुख प्रयोजन इसी इतने का है। उपु, उपु पद्य मानिया नाम उपपद्यम, माने ये जो पद्य हैं, ये जो पद हैं, ये जो वर्ण हैं, कहाँ से, आनिया नाम माने आते हैं या बोले जाते हैं कहाँ से, ओष्ठ से। तो उ का मतलब ह्रस्व उ और दीर्घ उ। ठीक है, और फिर आपका आता है पु, तो अभी तक जैसे चला आया कु का मतलब का वर्ग, उसी तरह से अब पु का मतलब पा वर्ग। अब पा वर्ग में कौन कौन से अक्षर आएंगे, पा फा बा भा मा, तो इसमें केवल इतने का प्रयोग है उपु का। ठीक है, बाकी इसका किसी का उपयोग नहीं है। तो ये कैसे वर्ण हुए, ओष्ठ वर्ण हुए, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ, ह्रस्व उ दीर्घ और पवर्ग के वर्ण जो हैं वो कहाँ से आते हैं, ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में अनुनासिक व्यंजन के बारे में पढ़ा था। हमने बताया था कि जो व्यंजन नासिका की सहायता से बोले जाते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण नासिका की सहायता से होता है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और सभी वर्गों के जो पांचवें अक्षर हैं वो अनुनासिक व्यंजन हैं, उनका उच्चारण नासिका की सहायता से होता है। वही हमारा ये सूत्र भी बताता है, इयं गणना नाम नासिका, यमं गणना नाम नासिका। इसका मतलब जो वर्गों के पांचवें अक्षर हैं, अंगा हो गया आपका, इया हो गया आपका, अंगा इया, फिर आपका अड़ा आता है, फिर आपका ना आता है और फिर मा आता है। तो इनका उच्चारण कहाँ से होता है, नासिका की सहायता से होता है। ये कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। अगला आपका है, ठीक है, तो नासिका वाला समझ में आ गया ना। ये तो अनुनासिक व्यंजन जितने हैं पांच, वो नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। और अनुनासिक व्यंजन हैं कौन से, जो पांच वर्ग हैं हमारे, उन सभी पांचों वर्गों के जो पांचवें अक्षर हैं उन्हें हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। और अनुनासिक व्यंजनों का उच्चारण नासिका की सहायता से किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला सूत्र है हमारा वकारौ दंत ओष्ठौ, वकारौ दंत ओष्ठौ, वकारौ। अब देखिए इसमें आपका सिर्फ एक अक्षर आता है व, वकार, वकार कहाँ से, दंत ओष्ठ। तो वकार का उच्चारण कहाँ से होता है, दंत ओष्ठ। अब इनका उच्चारण जो है वो दो स्थानों से होता है, एक तो दंत और दूसरा ओष्ठ, दोनों के सहयोग से होता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या बन जाता है, दंत ओष्ठ। अब वकार क्यों लिखा है, तो हमारे संस्कृत व्याकरण में जो वर्ण हैं उनमें कार प्रत्यय लगाया जाता है, उनमें कार प्रत्यय लगाकर उनको बोला जाता है, इसलिए वकार लिखा है। वकार का मतलब क्या होता है, वकार का मतलब सिर्फ व होता है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा का नियम है संस्कृत व्याकरण में कि जो वर्ण होते हैं उन वर्णों में कार प्रत्यय लगा के उनको लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है वकार। इसी तरह से लकार, लकार का मतलब ल,
मकार, मकार का मतलब म, क्योंकि वर्णों में कार प्रत्यय जोड़ के उनको बोला जाता है, इसलिए लकार मकार सकार पकार ये सब होता है। तो वकारौ दंतोष्ठौ, वकार जो व है उसका उच्चारण दंत और ओष्ठ के सामूहिक रूप से होता है, दंत और ओष्ठ दोनों के सहयोग से होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हमेशा दंत ओष्ठ। देखिए जो एक जगह से उच्चरित होते थे, एक स्थान से उच्चरित होने वाले थे वो अलग हैं, अब जो है नीचे आपके वो दो स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं, इसलिए इनको तीनों को अलग रखा गया है नीचे। तो वकारौ दंतोष्ठौ, जो व है आपका उसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो उसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से होता है, इसलिए वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ। अगला है ए दई तो कंठ तालु, ए और दई, दई में अय है, अय है, इनको कौन देता है, कंठ तालु। ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ तालु से। तो ए और ए का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ तालु से होता है। ए दई तो कंठ तालु, ए और ए का उच्चारण कंठ तालु से होता है। अगला है ओ दऊ तो कंठोष्ठौ, ओ और औ ये कहाँ से आते हैं, कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ ओष्ठ से। ओ दऊ तो कंठ ओष्ठौ, ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ दोनों की सहायता से किया जाता है। तो इन सूत्रों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ये जो तीन आपके आखिरी सूत्र हैं, इन तीन सूत्रों में जो वर्ण हैं उनका उच्चारण दो स्थानों से होता है। व का उच्चारण दंत ओष्ठ की सहायता से, ए और ए का उच्चारण कंठ तालु की सहायता से, ओ और औ का उच्चारण कंठ ओष्ठ की सहायता से होता है। तो ये ऐसे 9 सूत्र हैं जिन 9 सूत्रों को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उच्चारण स्थान हम पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे, एकदम हमको याद हो जाएगा, रट जाएगा। क्योंकि सूत्र अगर एक बार पढ़ लेता है व्यक्ति तो उसको आसानी से नहीं भूलता है। बाकी हम पढ़ लेंगे चा का उच्चारण तो भूल जाएंगे इस तरह से, लेकिन अगर ये क्रमशः सूत्र हमको याद हो गए, एक बार सिर्फ 9 सूत्रों को याद करने की बात है और पूरी जिंदगी तक हमको ये याद रहने वाली बात है। तो एक बार पुनः से देख लेते हैं सूत्र। सूत्र है अकुहु विसर्जनीया नाम कंठः, आ ह्रस्व आ और दीर्घ आ, कवर्ग के वर्ण हा और विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है। इचु यसानाम तालुहु, ह्रस्व ई दीर्घ ई, च वर्ग के वर्ण या और स, इनका उच्चारण तालु की सहायता से होता है। ऋटुरषाणाम मूर्धा, माने री टवर्ग के वर्ण रा और सा, इनका उच्चारण मूर्धा की सहायता से होता है। लरितुलशानाम दंतः, लरी टवर्ग के वर्ण ला और सा, इनका उच्चारण दंत की सहायता से होता है। उपपद्यमानीया नाम ओष्ठौ, माने उ ह्रस्व उ और दीर्घ उ, पु मतलब पवर्ग के वर्ण, इन ये पद जो हैं, ये वर्ण जो हैं कहाँ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। इयम गणना नाम नासिका, माने वर्गों के 5वें अक्षर जो हैं इया मा अंगा अणा और ना, ये नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। वकारौ दंत ओष्ठौ, वकारौ दंतोष्ठौ, माने वकार, वकार का मतलब वा, ठीक है। तो लकार वकार मकार का मतलब समझिएगा कि वो जो पहला अक्षर रहेगा वही माना जाएगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में वर्णों में कार प्रत्यय लगाकर उसको बोलते हैं, इसलिए, ठीक है। तो वकार का मतलब वा, इसका उच्चारण कहाँ से होता है, दंत ओष्ठ से होता है। ए दयितो कंठ तालुहु, ए और ए, ए इसमें है अ इसमें है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ तालु से बोले जाते हैं। ओ दउतो कंठ ओष्ठौ, ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ ओष्ठ से होता है। तो ओ और औ का उच्चारण कंठ ओष्ठ से होता है। अब आइए एक आध दो प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं जो इस पर बनेंगे प्रश्न, आपके सबसे ज़्यादा जो प्रश्न इस पर बनेंगे वो प्रश्न आपके कहाँ से बनेंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और दे सकता है, कभी कभी इसमें अनुस्वार भी दे देता है। तो इसमें अनुस्वार तो हमारा आपका कहीं आया नहीं, विसर्ग तो आ गया है, अनुस्वार नहीं आया, तो अनुस्वार ये है आपका। देखिए इसमें हलंत लगा देते हैं सब में ना, ये आपका अनुस्वार बन गया। अनुस्वार भी नासिका की सहायता से बोला जाता है।
कभी भी प्रश्न आपसे कर सकता है कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। उसके लिए चाहे हम यहीं पे अनुस्वार ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, और वैसे तो हलंत मा जो होता है वही अनुस्वार होता है, तो अनुस्वार का उच्चारण जो होता है वो नासिका की सहायता से होता है। तो अगर इतने सूत्र आप अच्छे से याद कर लें तो आपको उच्चारण स्थान की कभी भी समस्या नहीं आएगी। और ये भी आप जानते रहें, कंठ क्या है, तालु क्या है, जीभ के नीचे का हिस्सा, मूर्धा क्या है, जीभ के ऊपर जो भाग होता है, ठीक है, दंत क्या है जानते ही हैं, जीभ दांत को छूती है, ओष्ठ जानते ही हैं, ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग जानते ही हैं। आइए इस पर हम लोग कुछ एक आध दो प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं कि कैसे इस पर प्रश्न बनता है। तो इस पर जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपका बनता है, जैसे बना दिया स का उच्चारण स्थान बताइए। अब स में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होती है, सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो स में आती है, क्योंकि 3 स है, तीनों का उच्चारण हम लोग करते हैं श श श, ठीक है। वैसे तो उच्चारण की जो अलग तरीके से अगर हम उच्चारण करें, सही तरीके से उच्चारण करें, ये तालु से उच्चारण करें, इसको मूर्धा से, इसको दंत से, तो समस्या नहीं आएगी। लेकिन ये बहुत ही कठिन बात है, हम लोग आप सामान्य तौर पर इसको कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम आप इसको अच्छे से जान लें। जो ये सा है आपका, ये इसका उच्चारण कहाँ से होता है, मूर्धा से, ठीक है। ये सा जो है ये दंत से होता है, और ये सा जो है ये तालु से होता है। इसीलिए इन सब का नाम भी पड़ जाता है तालव्य सा, दंती सा और मूर्धन्य सा। हम लोगों ने जो खटकोणवा वाला और सरौता वाला और सीटी वाला पढ़ा था वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं चलने वाला है। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं, तालव्य सा कहते हैं, इसको हम दंती सा कहते हैं, और इसको हम मूर्धन्य सा कहते हैं। तो यहाँ से अब कोई भी प्रश्न बने, कहीं से भी बने, तो हम आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि चलिए आइए देख लेते हैं कुछ एक आध इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं हम आप। चलिए देखिए, जैसे आपका प्रश्न बनेगा र का उच्चारण स्थान बताइए। र का उच्चारण स्थान बताइए। तो अगर हमने सूत्र पढ़ा है तो खट से हमारे दिमाग में आ जाएगा ऋटुरसाणाम मूर्धा। रि टू का मतलब टवर्ग के अक्षर, र का मतलब र, और सा का मतलब मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा किसको कहते हैं जानते ही होंगे आप लोग, तो कहाँ से, मूर्धा, ठीक है। ला का उच्चारण स्थान, ला का उच्चारण स्थान तो हमने सूत्र पढ़ा है तो हमें तुरंत दिमाग में आ जाएगा लृतुलशानाम दंतः। लृतुलशानाम दंतः, ला का उच्चारण दंत से होता है। वा पूछ लिया, हमने सूत्र पढ़ा है वकारौ दंत ओष्ठौ, वकारौ दंतोष्ठौ, तो तुरंत याद में आ जाएगा कि दंत ओष्ठ, या इसी को हम दंतोष्ठ भी लिख सकते हैं, ठीक। अब अगला प्रश्न इसी पे हम लोग बनाते हैं। ओ का उच्चारण स्थान, तो हमने सूत्र पढ़ा है तो ओदौतोः कंठ ओष्ठौ, ओदौतोः कंठ ओष्ठौ, कंठोष्ठौ, ठीक है। अय पूछ लिया हमसे, अय का उच्चारण स्थान बताइए। तो अय हमने सूत्र पढ़ा है तो तुरंत हमको ध्यान में आ जाएगा एदयितोः कंठ तालुः। ए दई, दई का मतलब अय, तो अय का उच्चारण स्थान कंठ तालुः, माने कंठ तालु, ठीक है। हमसे पूछ लिया फा का उच्चारण स्थान बताइए। फा, तो हमने सूत्र पढ़ा है तो हमें तुरंत दिमाग में आ जाएगा उपुपध्यमानीया नामोष्ठ। उपु का मतलब पवर्ग, और पवर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओष्ठ होता है। इसके अलावा कहीं कहीं हमको लिखा मिलता है जिह्वा मूलीय। तो जिह्वा मूलीय जो है, हम आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था अयोगवाह के बारे में, तो उसमें जब हम अयोगवाह पढ़े थे तो उसमें जो जिह्वा मूलीय वर्ण थे क और खा थे, तो उनका उच्चारण जिह्वा मूल होता है, और जिह्वा मूल का भी जो है वो
कंठ ही, उसको हम मान के चलें कि वो कंठ ही होते हैं। और जो हमने पढ़ा था, एक और हमने जो पढ़ा था अयोगवाह में, एक तो जिह्वा मूल पढ़ा था और हमने एक पढ़ा था उपध्यमानीय पढ़ा था हमने। तो उपध्यमानीय में जो है वो उसका उच्चारण स्थान भी ओष्ठ होता है, जो हमने उसका पढ़ा उपपध्यमानीय नाम ओष्ठौ। ठीक है, तो ये सारे उच्चारण स्थान हमको आराम से रट जाएंगे। बस हम इस 9 सूत्र को अगर हम पढ़ लें तो फिर तो पूरी ज़िंदगी हमको भूलने वाली बात है ही नहीं। अब आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो जो है वो बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, जो हमारे छात्र हैं, वो इसका लाभ ले सकें। और ये तो हम यूपी टीईटी के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अभी इसको हम बता दिए। बाकी ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये आप 9 से 12 तक के छात्रों के लिए भी बहुत ही उपयोगी हैं। जो अभी बोर्ड की परीक्षाएं देने जा रहे हैं हमारे परीक्षार्थी, 9-10 के परीक्षार्थी जो संस्कृत विषय के हैं, उनके लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रकरण है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उनके लिए यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इसको, इसका लाभ उठाइए।